आज की क्लास में हम फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार के विषय में समझने का प्रयास करते हैं कि मूल अधिकार होते क्या हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकार की अवधारणा किससे ली गई है और भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट से। मूल अधिकार भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान को कहा जाता है कि यह एक उधार का थैला है। उधार का थैला है, ठीक। उधार का थैला का मतलब क्या है कि भारतीय संविधान में जितने तथ्यों को या जिन आदर्शों को धारण किया गया है वह अनेक देशों से एडप्ट किए गए हैं, इसीलिए उसे उधार का थैला के रूप में जानते हैं। फंडामेंटल राइट को हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। अमेरिकी संविधान में प्रथम 10वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है मूल अधिकार को अपनाया गया था। ठीक, इतनी चीजें हम समझ लिए। अब समझते हैं मूल अधिकार होते क्या हैं। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके बिना पर किसी भी व्यक्ति का जो है विकास जो है संभव नहीं है, अर्थात उसके विकास रुक जाते हैं। तो इसको फंडामेंटल राइट को जो है वो नैसर्गिक अधिकार माने जाते हैं। जो प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं, इसीलिए इसे नैसर्गिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। अब समझते हैं कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 7 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था, ठीक। किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकालकर 300 क में डाल दिया गया, ठीक। तो इस समय जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये भी बात याद रखना है यहाँ कि जो फंडामेंटल राइट है इनको 2 कैटेगरियों में डिवाइड किया जाता है। एक, ठीक, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और दूसरा भारतीय एवं विदेशी दोनों ही नागरिकों को प्राप्त अधिकार के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट से। भारतीय संविधान में इस वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संपत्ति के अधिकार जो है 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा हटाकर 300 में डाल दिया गया है। तो इस समय कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला होता है समता का अधिकार 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30। यहाँ जो है संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में था, जिसे भी हटा दिया गया है संशोधन करके, ठीक। कितनी चीज समझ में आई। और लास्ट जो है 6ठा जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। ये चीजें
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में सत्ता के अधिकार के विषय में बताया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 तक शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 32 में व्यक्ति को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक, तो आप एक एक करके इनके विषय में समझने का प्रयास करते हैं। समता के अधिकार के तहत कुल जो है 14 से 18 तक जो है अनुच्छेद समाहित है। तो एक एक कर हम एक एक अनुच्छेदों के माध्यम से हम समता के अधिकार को पहले समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 40 कहता है कि विधि की समानता की बात करता है। और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 14 क्या करता है? विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि के सामने भारत का कोई भी नागरिक होगा, उसकी पद कोई भी होगी, वो विधि के लिए एक ही होगा, उसी पर वो समान रूप से इम्प्लीमेंट होंगे, लागू होंगे। विधि के समान संरक्षण, प्रत्येक व्यक्ति को जो विधि कहती है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको क्या किया जाएगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा। विधि के समान संरक्षण जो है ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। और विधि के समान समानता जो है वह क्या है? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। विधि के समान संरक्षण जो शब्द है अमेरिकी संविधान से लिया गया। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन आधारों पर जो है व्यक्ति से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। या सरकारी नौकरी हो, कुछ खैर इसके जो है कुछ जो है अपवाद देखने को मिलते हैं। ठीक, लेकिन इन आधारों पर भारतीय संविधान में कहा गया है कि इन आधारों पर किसी नागरिक से जो है शिक्षा हो, सरकारी नौकरी हो, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, ये बातें कहेंगे। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई। ठीक, अवसर की समानता का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार ठीक पद चुनने का, शिक्षित होने का, ये सब चीजें का अधिकार होगा। ठीक, किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, लिंग, जाति इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, अर्थात छुआछूत से संबंधित है। भारतीय संस्कृति में जो है वो अस्पृश्यता का जो है शुरू से ही इतिहास देखने को मिलता है। मतलब जाति आधारित जो हायरार्की बनी हुई है उसमें जो है एक जाति जो है दूसरी जाति का शोषण करती है। उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अस्पृश्यता का अंत जो है वह शब्द जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में जो है परिभाषित किए गए हैं। और इसके आधार पर यह घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 यह कहता है, उपाधियों की अंत की बात करता है। शिक्षा एवं सेना की उपाधि को छोड़कर व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार की उपाधि को धारण नहीं करेगा। पद्मश्री, ये सब चीजें जो पुरस्कार हैं, ठीक, तो ये जो चीजें हैं ये साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है, सेना के क्षेत्र में जो दी जाती है। ठीक,
तो इन पदवियों को जो है वो धारण करेगा, इनके अलावा कोई भी अन्य पदवी या उपाधि जो है वो धारण नहीं करेगा। इस पर लेकर संविधान सभा में बहुत भारी डिबेट हुई थी। ठीक उस समय यह प्रश्न उठा था कि जैसे बहुत से लोगों ने उसमें जो संविधान सभा के मेंबर थे वो अपने साथ टाइटल लगाते थे, महाराजी महारानी ये कौर, हाँ महाराजा ये, तो ये सब जो पदवियां थी उन पदवियों की अंत की बात की गई है कि आप ऐसे पदवियों को धारण नहीं करेंगे, शिक्षा एवं सेना छोड़कर कोई भी उपाधि जो है आप धारण नहीं करेंगे। विदेशों के द्वारा जो विदेश मतलब अन्य देशों के द्वारा भी दी जाने वाली उपाधियों को आप धारण नहीं करेंगे जब तक क्या करेगा, स्टेट जो है इसके लिए परमिशन नहीं देगा। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पे। अनुच्छेद 19 से 22 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक, तो इसमें कुल 7 प्रकार के जो है स्वतंत्रताओं का जो है उपबंध किया गया है। जैसे शांतिपूर्ण संघ बनाने की, शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता जो है, सभा संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, आजीविका करने की स्वतंत्रता, भारत किसी भूभाग में बस जाने की स्वतंत्रता। इसमें संपत्ति के जो है व्यक्तिगत संपत्ति रखने का भी प्रावधान था, लेकिन उसे जो है 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया। इस समय केवल आर्टिकल 19 में जो है 6 ही जो है अधिकार शामिल है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। ठीक, आर्टिकल 19(1) में ही निहित है। आर्टिकल 20 जो कहता है, आर्टिकल 20 कहता है अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में है। ठीक, आर्टिकल 20 जो है अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में है। तो इसमें 2-3 टर्म लगाए जाते हैं। क्या टर्म लगाए जाते हैं? पहला क्या किया जाता है कि किसी व्यक्ति को, ठीक, किसी व्यक्ति को जो है दंड जो दिया जाएगा, ठीक, एक बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार जो है वो दंड देने का प्रावधान नहीं। ठीक, पहला दंड। दोहरे दंड, छूट। ठीक, दूसरा ये कि कोई नई विधि बनाकर व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। जो पुरानी विधि होगी, जो उस समय प्रचलन में होगी, ठीक, उसी विधि के अकॉर्डिंग जो है उस व्यक्ति को क्या है, दंड दिया जाएगा। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित। इसमें यह कहा गया कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब उसके जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित किस आधार पे किया जाएगा? तो वंचित इस आधार पे किया जाएगा विधि के अनुसार, विधि के अनुसार जो है व्यक्ति के उसके प्राणों के अधिकार से तथा जीवन के अधिकार से ही वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि के संबंध में है कि किसी व्यक्ति को जो है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो अपराध करने के संबंध में है। दोष सिद्धि के संबंध में कोई व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है उसको ये क्लेरिफाई करता है और बताता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जो वर्तमान में विधि है उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है दंड दिया जाएगा। ठीक, अन्य जो है विधि बनाकर, नई विधि बनाकर उसे दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक, 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित है। इसमें यह बताया गया किसी व्यक्ति को विधि के उचित प्रक्रिया के अलावा जो है अन्य किसी तरह से उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जो है मुक्त नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निषेध से संबंधित है।
निरोध या निषेध कैसे में जो है दोष सिद्धि के संबंध में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी घोषित होता है तो उसको दंड कैसे दिए जाएंगे, तो दंड जो दिए जाएंगे उनकी क्या क्या दशाएं होंगी, उन चीजों की बात करता है। वो बताता है कि किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, जैसे एक अपराध के लिए केवल एक बार ही उसे दंड दिया जाएगा, ठीक, दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज ये कि जो वर्तमान में विधि है वही उस पर इम्प्लीमेंट होगी, नए विधि बनाकर, ठीक, अपराधी के लिए कोई नया अपराध आया तो उसके लिए नया विधि बनाकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई, मतलब व्यक्ति को विधि की उचित प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य कारणों से, अन्य तरीके से जो है व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक मतलब जीवन के अधिकार से भी मुक्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संबंधित या निषेध से संबंधित है, ठीक। तो इसमें भी कुछ टर्म और कंडीशन बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर क्या करना होगा, उसे न्यायालय में उपस्थित करने का अधिकार, ठीक। दूसरा, व्यक्ति को जो है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए जो विवश नहीं किया जाएगा, ठीक। और तीसरा, उसे अपने अधिकार जो अपराध जानने का अधिकार जो होगा, ठीक, ये चीजें होंगी। अपने वकील रखने का अधिकार होगा, उसने क्या अपराध किया है वो जानने का अधिकार होगा। 24 घंटा के अंदर पहले क्या करना होगा, उस मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना होगा, उसको स्वयं के विरुद्ध जो गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तीसरा, ये दशाएं कंडीशन, ठीक, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। थर्ड क्या होगा, ठीक, उसे जो है क्या जो अपराध किया उसके विषय में उसे सूचित करना होगा, उसे वकील रखने का अधिकार होगा, अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, ठीक। लेकिन ऐसी भी कंडीशन आती है, ठीक, जैसे जो कोटा उटा एक्ट आता है, आतंकवाद से संबंधित जो एक्ट होते हैं, तो उस दशाओं में, कुछ दशाओं में जो है व्यक्ति को क्या किया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है, ठीक। ऐसी गतिविधि में जो संलिग्ध व्यक्ति हैं उनको नजरबंद कर दिया जाता है, ठीक। तो उन पर जो है यह प्रावधान जो है इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, ठीक। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी होते हैं, इसलिए, ठीक, गवर्नमेंट जो है ऐसा एक्शन ले सकती है। हो गया। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, उसमें जो आर्टिकल 21 बताए थे, 21 का में जो है शिक्षा के अधिकार का भी उपबंध किया गया है, बाद में सब जोड़ा गया है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को है, ठीक, मुफ्त शिक्षा जो है, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और साथ में जो गार्जियन है उन पर ये इम्पोज किया गया है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, शिक्षित करेंगे, ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24, ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, मतलब शोषण से ही नाम में पता चल रहा है, एक डोमेन क्लास होगा, एक डोमिनेटेड क्लास होगा। किसी व्यक्ति जो सबल व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, उसके द्वारा जो है निर्बल को सताया जा रहा होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में शोषण के अधिकार का जो है उपबंध किया गया है। आर्टिकल 23 यह कहता है किसी भी व्यक्ति को ठीक दुर्व्यापार के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, ठीक। किसी भी व्यक्ति को बेचा या खरीदा नहीं जाएगा, श्रम करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, ठीक। उसे बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता, आर्टिकल 23 से कहता है। आर्टिकल 24 में जो है बाल श्रम निषेध का उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कल कारखानों में रखने का उपबंध नहीं। अगर ऐसा वो करता है तो उसे नियमानुसार दंड देने का उपबंध किया गया है, जो उस समय जो है चल रहे होंगे, चलायमान होंगे, ठीक। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अधिकार को कुल 25 से लेकर 28 तक बताया गया है। इसमें बताया गया कि आप किसी भी धर्म को, पहले अनुच्छेद 25 में बताया गया कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक। 26 में बताया गया कि आप उस धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने और इन सब चीज़ों के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक। 27 में बताया गया कि आपको कोई इम्पोज नहीं करेगा कि आप क्या करेंगे, ठीक, इस धर्म को मानेंगे। ठीक। 28 में यह कहा गया कि जो स्टेट जो है, ठीक, इन धर्म पोषी वित्त पोषी संस्थाओं में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ठीक, या कर नहीं देगा, पैसा नहीं देगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक, तो वहाँ धार्मिक तालीम जो है वो नहीं दी जा सकती। ठीक। इसके बाद आता है शिक्षा एवं संस्कृति का। 29 से 30। ये जो मेनली जो है आइडेंटिटी को ध्यान में रखकर रखा गया है। भारत में बहुत से एथनिक ग्रुप है। एथनिक ग्रुप मतलब जाति, धर्म और संस्कृति का आधार पर बहुत से लोग जो है अलग अलग जो है अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं। उन आइडेंटिटी को धर्म संप्रदाय के नाम पर जो है व्यक्ति जो है अलग अलग आइडेंटिटी रखता है। अल्पसंख्यक हमारे देश में धर्म के आधार पर जो है वो देखा गया है। ठीक। अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने का काम किया गया है। ठीक। तो शिक्षा और संस्कृति जो है उनको, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जिनकी संख्या जो है बहुत कम है, निम्न के बराबर है बहुसंख्यक के मुकाबले में, तो उनकी संस्कृति और शिक्षा तालीम को बचाए रखने के लिए भारतीय संविधान में शिक्षा और संस्कृति का उपबंध किया गया है। 29 में बताया गया कि आप जो है अपनी शिक्षा, संस्कृति और इस सब चीजों को जो है मानने के लिए स्वतंत्र है। शिक्षा, तालीम जो है, संस्कृति और को बनाए रखने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ठीक। इसमें बताया गया कि शिक्षा, संस्कृति और तालीम को जो है ठीक बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक। ये बातें कहेंगे इसमें। ठीक। 30 हो गई। अब 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति का वो बंद किया गया था, लेकिन जो है भारतीय संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा उसे हटा दिया गया है। ठीक। तो उस विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट जो है अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार पे आएंगे और उसके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार पहले क्या होता है ये समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट प्रदान किए गए हैं, उन राइटों की रक्षा के लिए ठीक अधिकृत किया गया है किसी बॉडी को, जिसे हम ठीक SCHC मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नाम से हम जानते हैं। इन्हें यह अधिकृत किया गया है कि वह क्या करेंगे, ठीक, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यही है कि मतलब जो फंडामेंटल राइट हैं, जो व्यक्ति को फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में प्राप्त प्रदान किए गए हैं, उनको बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ठीक सर्वोच्च न्यायालय जो है समय समय पर रीट जारी करती है, मतलब लेख जारी करती है। उसी तरह हाई कोर्ट भी जो है समय समय पर व्यक्ति के जो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए समय समय पर रीट जारी करती है, लेख जारी करती है। ठीक। जिससे व्यक्तियों का जो है फंडामेंटल राइट जो है वो सुरक्षित रह सके। भारतीय संविधान में कुल 5 तरह के जो है रीट की बात की गई, लेख की बात की गई है, उसको हम समझने का यहाँ प्रयास करें। पहला जो है बंदी प्रत्यक्ष, दूसरा है परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पुच्छ। ठीक। ये 5 प्रकार के जो है रीट जो है भारतीय संविधान में बताए गए हैं।
बंदी प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि सशरीर उपस्थिति। यह रीट यह कहता है जब किसी व्यक्ति को, न्यायालय को यह लगता है कि किसी व्यक्ति को जो असंवैधानिक तरीके से इनलीगली तौर पे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट जो है 126 के तहत जो है रीट जारी करती है और उन व्यक्ति को समन जारी करती है और कहती है कि उस व्यक्ति को जो जिसको बंदी बनाया गया है उसको न्यायालय में उपस्थित करें। ठीक। परमादेश का मतलब होता है आदेश, आदेश देने से। जब कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक पद का, ठीक, क्या कर रहा है, सार्वजनिक दायित्व का जो है वो निर्वहन नहीं करता है, सार्वजनिक दायित्व जो उसको प्रदान होते हैं, ठीक, तो उनका जब वो निर्वहन नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे रीट जारी करती है और उस कार्य को करने के लिए करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक। प्रतिषेध, प्रतिषेध रोक लगाने संबंधित, रोकने से या रोक लगाने से कह सकते हैं। ये जो रीट जो जारी होता है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जो है, ठीक, कोई व्यक्ति या जो संस्थान है या जो निम्नतम न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए या अपने अधिकार से बाहर जाते हुए कार्य कर रहे होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यह लेख जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और अपने अधीनस्थ न्यायालयों से या अधीनस्थ संस्थाओं से जो है फिर रोक लगाता है, उनके कार्यों पर पाबंदी लगाने का कार्य करता है। उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण का मतलब होता है बुला लेना या मंगा लेना। ठीक। यह रीट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस दशा में जारी करती है जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को यह आभास होता है कि उसके निम्नतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट जो है अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उन कार्यों को कर रही है, उन कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और अधीनस्थ न्यायालय को, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को रीट जारी कर वो मामले अपने पास मंगा लेते हैं। ठीक। तो इसको हम उत्प्रेषण के अधिकार या लेख के नाम से हम जानते हैं। अधिकार पुच्छा, अधिकार पुच्छा का मतलब होता है कि ये अधिकार पुच्छा ये डिनोट करता है, यह बताता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी चीज पर अपना अधिकार जताने का प्रयास करता है, ऐसी परिस्थिति में उसकी दावेदारी की जांच का काम करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और वह पूछता है कि आपने इस अधिकरण, इस चीज पर, फला चीज पर जो अधिकरण किया है क्या आप उसके वास्तविक दावेदार हैं, तो उसको जो है आप प्रूव कर दिखाएं। ठीक। ये पांच प्रकार के जो है रीट जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रदान किए गए हैं। यहाँ एक चीज शायद हम बताना भूल गए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में जो है फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में स्टेट को परिभाषित किया गया है कि क्योंकि यह जो फंडामेंटल राइट है वो व्यक्ति को स्टेट के अगेंस्ट मिले, स्टेट के विरुद्ध मिले हैं। ठीक। तो इसने स्टेट को परिभाषित करने का प्रयास किया है। स्टेट क्या होगा, तो सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों के विरुद्ध जो है, ठीक, व्यक्ति को जो फंडामेंटल राइट प्रदान किए गए। अनुच्छेद 13 न्यूनीकरण या आच्छादनीकरण से संबंधित है।
इसमें बताया गया है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए ऐसे कोई भी कानून जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं, ठीक, या फंडामेंटल राइट्स को अबलिश करने का काम करते हैं, प्रतिबंधित करने का काम करते हैं, ठीक, उस पर अंकुश लगाने का काम करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय इस दिशा में न्यायिक पुनर्लेखन के तहत क्या कर सकती है, उस विधि को उस दशा तक या उस सीमा तक, ठीक, न्यूनीकरण कर सकती है या उस पर अंकुश लगा सकती है जिस सीमा तक या जिस दशा तक जो है वो फंडामेंटल, वो जो विधि जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकार का जो है हनन कर रहे हैं, ठीक। अब बाकी के जो 3 अनुच्छेद रहे, ठीक, उसमें बताया गया कि सैनिक कार्रवाई जब की जाएगी, अनुच्छेद 33, 34, 35 में सैनिक कार्रवाई की स्थिति में मार्शल लॉ जब इम्प्लीमेंट होगा तो उस समय जो व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 33-34 में इससे संबंधित, अनुच्छेद 35 में जो है संसद के विषय में बताया गया कि संसद को ये राइट प्राप्त होगा कि संसद क्या करेगा, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को संकुचित कर सकता है, सीमित कर सकता है, सीमित करने का उसके पास अथॉरिटी होगी। धन्यवाद। इस क्लास में हमने मोटा मोटी वो सभी बातें समझ ली कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट का विचार जो है भारतीय संविधान में कैसे आया, फंडामेंटल राइट जो है वो किसको प्रदान होते हैं, किसके अगेंस्ट मिलते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है व्यक्ति और व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं और ये व्यक्ति जो होते हैं वो भारतीय और नागरिक दोनों प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक, और ये स्टेट के अगेंस्ट प्रदान किया गया है। और इसके अलावा हमने फंडामेंटल राइट के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट व्यक्ति को प्रदान किए गए। धन्यवाद। Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain.